Good morning. Today we are going to start our new chapter that is straight line and pair of straight line. तो सबसे पहली बात हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन की करें तो ये जो सेक्शन है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन है या कोनिक सेक्शन. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वी विल कवर 5 चैप्टर्स. तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन. सेकंड चैप्टर जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे वो होगा सर्कल्स. थर्ड सेक्शन विल बी पैराबोला, देन एलिप्स और देन हाइपरबोला. ये पांचों ही चैप्टर आईआईटी के हिसाब से और मेंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं. इनका बहुत बड़ा वेटेज है. 11th क्लास की अगर हम बात करें तो 11th क्लास में हमारे पास मोस्टली सेक्शन किस चीज़ का है? मोस्टली सेक्शन इज कवर्ड अलजेब्रा या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन और 1 या 1.5 महीने तक हम लोग इसको पढ़ते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहला चैप्टर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की. स्ट्रेट लाइन में पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, क्लास 10th में भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था. क्लास 9th में भी थोड़ा सा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत आपने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन होता है. कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट. तो दिस इज अ 2D सिस्टम. 2D सिस्टम के बारे में बात की थी हमने, 3D सिस्टम के बारे में बात नहीं की थी. हमारे एक चैप्टर आता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. वो भी एक ज्योमेट्री का चैप्टर है जो कि 3D स्पेस में हम लोग पढ़ते हैं. पर जब स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इसलिए जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दैट इज अ 2D स्पेस, मतलब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं हम लोग. तो स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले तो हम देख लेते हैं. सबसे पहली बात तो कार्टेशियन प्लेन के बारे में बात कर लेते हैं. कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक ऐसा प्लेन जिसके अंदर 2 एक्सिस होती है. वही होता है 2 एक्सिस. कौन कौन सी एक्सिस होती है आप जानते हैं? एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस. ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं. मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इन सबके बारे में, है ना. मैं एक बार छोटा सा आपके लिए बना देता हूँ. दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस होती है. दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस. यहाँ पे हम एक्स कॉमा वाई की बात करें तो दोनों ही कैसे होते हैं? यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं दोनों ही कोऑर्डिनेट. यहाँ पे क्या होता है? एक्स तो आपका नेगेटिव हो जाता है और वाई कैसा हो जाता है? पॉजिटिव. यहाँ पे दोनों ही क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं. और 4th क्वाड्रेंट में आपका एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव. और वाई कैसा होता है? नेगेटिव. ये सारी बातें आपको पता ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव. थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं. फोर्थ में नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है. कुछ बातें और भी सिखाई गई थी आपको, जैसे कि सबसे पहली बात बताई होगी कि इफ अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस देन व्हाट इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट. मतलब मैं पुरानी बातें कर रहा हूँ आपसे, ये सब बातें आपको आती है पहले से, इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे. बस एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. इफ अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस देन व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट. वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? 0. हमारा आंसर क्या होगा? 0. कि जब भी हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0. अगर इसी का वाई से वर्सा कर दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इफ अ पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस देन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज व्हाट? एक्स कोऑर्डिनेट इज 0. मतलब वही सारी बात है कि मतलब अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे उसका तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और अगर वाई एक्सिस पे इसका मतलब उसका है एक्स कोऑर्डिनेट 0 के बराबर होगा. ये सारी बातें आपने पढ़ी थी कोऑर्डिनेट के बारे में. क्लास 10 में हमने एक चीज़ और देखी थी. नेक्स्ट चीज़ जो थी वो डिस्टेंस फार्मूला था. डिस्टेंस फार्मूला की बात की थी. पता नहीं आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, आपने स्टडी की थी नहीं थी, पर 10th क्लास में ये सिलेबस में था डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला में आपने देखा होगा कि 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है. उसका फार्मूला लिखा होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का. दैट व्हाट इज दिस, है ना. वही सब बात है डिस्टेंस फार्मूला. तो वो बात भी हम लोग एक बार देख लेंगे. तो सबसे पहली बात तो ये होगी, ठीक है. मैं इसको रब कर देता हूँ. तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन. सबसे पहली बात जो हम इसमें लिखने जा रहे हैं वो है आपका डिस्टेंस फार्मूला. सबसे पहली बात क्या होगी? डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना सीखना पड़ेगा. अगर हमने क्लास 10 में नहीं सीखा है तो यहाँ पे सीखेंगे, ज़रूरी है. अगर हमें डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाना आएगा तो फिर आगे कैसे पढ़ेंगे. तो डिस्टेंस फार्मूला की बात करते हैं. सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? अगर हम बात करें 2 पॉइंट्स की, इफ़ ए पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है? x1 y1 एंड बी पॉइंट जो है वो हमें क्या दिया हुआ है? x2 y2. इफ ए पॉइंट इज x1 y1, बी पॉइंट इज x2 y2, देन
फाइंड डिस्टेंस ए बी, इसको मैंने सवाल की तरह लिख दिया, डिस्टेंस ए बी। तो हम लोग एक काम करते हैं, ए पॉइंट को यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज योर ए पॉइंट। ए पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, ए पॉइंट हमें दिया हुआ है x1, y1। एक पॉइंट और अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, क्या, बी पॉइंट। बी पॉइंट कहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे। बी पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, x2, y2। हमें क्या निकालना है, x2, y2, मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस मतलब ए पॉइंट हमारा x1, y1, बी पॉइंट हमारा x2, y2 है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक राइट ट्राइंगल फॉर्म कर देते हैं, लाइक दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ सी। तो क्या मुझे आप ए सी डिस्टेंस बता सकते हैं, ए सी डिस्टेंस क्या होगी, ए सी डिस्टेंस, ए सी डिस्टेंस आप देख सकते हैं, ए सी डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ए सी डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए। सीधी सी बात है, ए से डिस्टेंस मतलब ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सी का एक्स डिस्टेंस किसके बराबर होगा, जो बी का एक्स कोऑर्डिनेट है। सी का एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, बी के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, क्योंकि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या है, सेम है, x2 के बराबर है। और ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, x1, यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना है, x2, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो डिस्टेंस होगा ये किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1। सिमिलरली इस बात को देख सकते हैं कि आपको BC निकालना है, B और C के बीच का डिस्टेंस। तो B और C के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, y2 माइनस y1, यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ B माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ A। तो किसके बराबर आ जाएगा, y2 माइनस y1 के बराबर आ जाएगा। ये डिस्टेंस आपको पता लग गई y2 माइनस y1 है, ये डिस्टेंस आपको पता लग गई x2 माइनस x1 है। तो AB डिस्टेंस क्या हो जाएगी, AB तो क्या है, ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है, और ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज का इसका मतलब क्या होगा कि AB का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC देख सकते हैं यहाँ पे, AC कितना है, x2 माइनस x1। तो हम लिख देते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूले को आप याद रखें, ये फटाफट हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला निकल गया। AB क्या है, A और B के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला हो गया, ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ा था। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकेंड थिंग वी विल टॉक अबाउट सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला मतलब दो तरीके से हम लोग देखते हैं। पहला तरीका तो होता है हमारा इंटरनल डिवीजन, और सेकंड होता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन। अब इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। इंटरनल डिवीजन का मतलब जैसे कि मैं आपको दो पॉइंट की बात करूं, ए और बी, मेरे पास दो पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स से बन के जो लाइन बनी है ए बी लाइन, उस ए बी लाइन को कोई सी पॉइंट कट कर रहा है बीच में। तो कोई भी सी पॉइंट कट कर रहा है, और किस रेशो में कट कर रहा है, m/n के रेशो में कट कर रहा है। तो आपको बताना है वो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मतलब आप मान लीजिए कि कोई भी हम बात करें, डस्टर की बात कर लेते हैं, तो डस्टर के कॉर्नर पॉइंट्स की बात करो तो ये आपका ए पॉइंट है और ये पॉइंट आपका बी पॉइंट है। इस ए बी पॉइंट के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट हो सकता है सी। मान लीजिए वो सी पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो सी पॉइंट जो है इस लाइन को किस रेशो में कट कर रहा है, m/n के रेशो में कट कर रहा है। m/n के रेशो में कट कर रहा है, तो आपको बताना है कि सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ये तो क्या हो गया, इंटरनल डिवीजन हो गया। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब वो ए बी लाइन, मतलब ए और बी पॉइंट आपका यहाँ पे, या फिर ए या बी, यहाँ पे लाइन बहुत बड़ी है, सी पॉइंट एक्सटर्नली कट कर रहा है, तो आपको बताना है वो भी m/n के रेशो में कट कर रहा है, तो आपको बताना है कि वो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनल डिवीजन की। अगर हमें ए पॉइंट पता है, ए पॉइंट है हमारा x1, y1, और b पॉइंट है हमारा x2, y2, and you have to find the coordinate of a c which is dividing this line in the ratio m/n। let us suppose c की कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। ये पहले केस की बात कर रहा हूँ। पहला केस क्या है हमारा, इंटरनल डिवीजन। दिस इज इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इंटरनल डिवीजन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पॉइंट c ए बी को इंटरनली कट कर रहा है, किस रेशो में, m/n के रेशो में कट कर रहा है। तो आपको बताना है एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स
क्या होंगे, तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको। तो इंटरनल डिवीजन में जो फॉर्मूला है वो बन जाता है, ध्यान से देखिएगा, इंटरनल डिवीजन में एक्स कोऑर्डिनेट, सी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, एक्स। तो मैं किस तरह से फॉर्मूला लिखूंगा आप देखिए, m इंटू एक्स टू, एम इंटू एक्स टू, क्रॉस में m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन, तो फॉर्मूला बन जाएगा m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन, एम इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई टोटल रेशो, टोटल रेशो किसके बराबर होगा, m प्लस n। तो यानी आप देख सकते हैं ये क्या है, x कोऑर्डिनेट है, किस पॉइंट का, c पॉइंट का। तो जब भी आपको इंटरनल डिवीजन में कोई सा भी पॉइंट हो c या d, जो भी पॉइंट है वो अगर किसी लाइन को इंटरनली m/n के रेशियो में कट कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होगा, इट विल बी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। और सिमिलरली आपको जब भी y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये आपका कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दिस इज योर, लिखना भूल गया यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y कोऑर्डिनेट इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये तो इंटरनल की बात होगी। सेकंड थिंग जो अपन बात करें एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल में कुछ नहीं होता। एक्सटर्नल में क्या होगा, ये लाइन हम लोग एक्सटेंड कर देंगे और ए बी लाइन को सी पॉइंट के एक्सटर्नली कट करेगा। रेशियो अभी भी क्या होगा, m/n होगा, किसके रेस्पेक्ट में, ए और बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल डिवीजन में कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सी के, दैट विल बी mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इंटरनल डिवीजन का भी याद रखना है और एक्सटर्नल डिवीजन का भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। दोनों में डिफरेंस किस चीज का, प्लस और माइनस का। इंटरनल डिवीजन में प्लस का साइन आ रहा है और एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस का साइन आ रहा है। दिस इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और एक्सटर्नल डिवीजन में mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, तीसरी बात यहाँ पे ही कर लेते हैं हम लोग, मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि सी जो पॉइंट है, सी इज मिड पॉइंट, सी अगर मिड पॉइंट हो जाएगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो विल बी 1:1। अगर सी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। और रेशियो अगर 1:1 हो गया, इसका मतलब हम देख सकते हैं कि हमारा ए पॉइंट था, दिस इज व्हाट x1 कॉमा y1, और ये हमारा बी पॉइंट था, दिस इज व्हाट x2 कॉमा y2। ये सी पॉइंट अगर मिड पॉइंट हो गया तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। तो इट विल बी व्हाट, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, सी पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, x कॉमा y, तो x विल बी इक्वल टू 1 इंटू x2, यानी कितना हो जाएगा x2 प्लस 1 इंटू x1, इट विल बिकम x1 अपॉन टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू y2 यानी y2 प्लस 1 इंटू y1 मीन्स y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा, x कॉमा y दैट विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि जब भी आपको मिड पॉइंट फार्मूला कैलकुलेट करना हो या मिड पॉइंट फाइंड करना हो किसी भी लाइन का, तो जब भी आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है किसी भी लाइन का, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप दोनों कोऑर्डिनेट्स को, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करेंगे डिवाइड बाई 2, और सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करेंगे डिवाइड बाई 2। वो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा और उससे पहले x1 प्लस x2 बाई 2 क्या हो जाएगा, आपका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला है। तो 3 फार्मूले हमने, 4 फार्मूले हम यहाँ पे देखिए। सबसे पहला फार्मूला था हमारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मतलब हमें जब भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एक पॉइंट आपका x1 y1, एक पॉइंट आपका x2 y2। द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सेकंड इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में 2 तरह के फार्मूला आते हैं, वन इज इंटरनल डिवीजन, सेकंड इज एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में फार्मूला जो बनता है दैट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और एक्सटर्नल डिवीजन में जो फार्मूला आपके पास बनता है दैट इज mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। मिड पॉइंट फार्मूला की बात करेंगे तो c आपका क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट इसका मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। और रेशियो अगर 1:1 हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या निकल के आ जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ओके, नेक्स्ट जो फार्मूला हम लोग देखने जा रहे हैं, इसी फार्मूले को थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं हम लोग, इसी फार्मूला को थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं।
हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन में, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ रहा था, दैट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसी फॉर्मूला को मैं और शॉर्ट बनाना चाहता हूँ। हम लोग एक काम करते हैं, n को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हम n को कॉमन निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, m बाय n इंटू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर से भी n कॉमन निकाल लेते हैं तो इट विल m बाय n प्लस 1, कॉमा यहाँ से भी हम n कॉमन निकाल लेते हैं तो इट बी m बाय n इंटू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर से भी n कॉमन निकाल लेते हैं, इट विल बी m बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ भी n से n कैंसिल हो जाएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे n बाय n की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, k, या k की जगह पुट कर दीजिए लैम्डा, m बाय n की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, लैम्डा। अब m बाय n की जगह अगर मैं लैम्डा पुट कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द फॉर्मूला विल बी कन्वर्टेड इनटू लैम्डा इंटू x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, कॉमा लैम्डा इंटू y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ फॉर्मूला कि जब आपने m अपॉन n को, मतलब रेशो की बात करें तो रेशो आपका क्या था, m/n था, उस m/n को आपने क्या अज्यूम कर लिया, लैम्डा अज्यूम कर लिया, तो जो फॉर्मूला है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इट विल बी लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, कॉमा लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो डिनोमिनेटर में आपका क्या आता था, रेशो उसका सम आ जाता, यहाँ पे रेशो का सम कितना आ रहा है, लैम्डा प्लस 1, यानी जो रेशो होगा वो किस फॉर्म में होगा, लैम्डा/1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेशो विल बी λ/1। ये बात ध्यान रखिए कि रेशो जो होगा वो λ/1 होगा, तभी हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि λx2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और ये हो जाएगा लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए, तब तक आप नोट कीजिए, नोट इट डाउन। Write down the question. Determine the ratio in which the line 3x plus y minus 9 is equal to 0 divides the segment joining the points, divides the segment joining the points 1, 3 and 2, 7। आप क्वेश्चन है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, आपको रेशियो फाइंड करना है। तो जब भी आपको रेशियो फाइंड करना हो तो आप λ/1 का रेशियो अज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए ए पॉइंट आपको दिया हुआ है 1, 3 और बी पॉइंट आपको दिया हुआ है डेट इज व्हाट 2, 7। ये आपका पॉइंट है। ये लाइन क्या कर रही है, इसको डिवाइड कर रही है। कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है, 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये लाइन इस लाइन को किस पॉइंट पे कट कर रही है, सी पॉइंट पे। आप ध्यान से डायग्राम को देखिए। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, ये लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। मान लीजिए वो लाइन इस तरह से पास कर रही है और वो किस पॉइंट पे कट कर रही है, सी पॉइंट पे कट कर रही है। अगर वो सी पॉइंट पे कट कर रही है तो मैं रेशियो को अज्यूम कर लेता हूँ कि रेशियो क्या है, λ/1। मैंने अभी आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला कि जब भी आपको इस तरह से करना हो आप रेशियो को क्या अज्यूम कर ले, λ/1। तो क्या मैं सी के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सी इज अ पॉइंट विच इज डिवाइडिंग दिस लाइन इन द रेशियो λ/1। तो सी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 2 इंटू लैम्डा, इट विल बिकम 2 λ प्लस 1 इंटू 1 इज 1 डिवाइडेड बाई λ प्लस 1 कॉमा
lambda into 7, it will become 7 lambda plus 1 into 3 is what, 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। तो हमने सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया और सी के कोऑर्डिनेट निकल के आ रहे हैं 2 लैम्डा प्लस 1 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 और 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये सी के कोऑर्डिनेट्स जो है, ये सी के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि लाइन कहाँ से पास कर रही है, ये लाइन सी पॉइंट से पास कर रही है। और अगर ये लाइन सी पॉइंट से पास कर रही है इसका मतलब सी का एक्स कोऑर्डिनेट, इसमें एक्स की जगह हम पुट कर सकते हैं और वाई कोऑर्डिनेट वाई की जगह पुट कर सकते हैं। तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। हमने क्या किया, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। क्योंकि ये लाइन जो है सी पॉइंट से पास कर रही है तो सी पॉइंट क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। प्लस वाई की वैल्यू की बात करें तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 7 लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इट विल बिकम 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस 7 लैम्डा प्लस 3 माइनस 9 लैम्डा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। जो आपका डिनोमिनेटर था लैम्डा प्लस 1 और 0 के बराबर हो गया। आपको मिल जाएगा 6 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा, दैट इज व्हाट 13 लैम्डा, 13 माइनस 9 इज व्हाट 4 लैम्डा। और ये हो जाएगा 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 9 इज माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 0। यानी लैम्डा का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 3/4। तो रेशो क्या था आपका, रेशो था आपका लैम्डा इज टू 1। तो लैम्डा इज टू 1 इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3/4 इज टू 1। यानी 3/4 इज टू 1 इसका मतलब रेशो क्या हो गया, 3:4। तो दिस इज योर आंसर। दिस इज द रेशो इन विच द लाइन इज डिवाइडिंग that line joining A and B in the ratio what, 3:4. Okay, note it down. जो हमारा फॉर्मूला बना था C कोऑर्डिनेट का, वो फॉर्मूला क्या बना था, that formula was lambda x2 plus x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये हमारा फार्मूला बना था और मैंने बताया था कि ये फार्मूला यूज़ करना का इंपॉर्टेंस है कि जहाँ भी हमें रेशियो फाइंड करना हो। और रेशियो हमने क्या अज्यूम किया था, लैम्डा इज टू 1। लैम्डा इज टू 1 मतलब m/n इज टू 1, यानी m इज टू n का क्या था, रेशियो। ये चीज़ हमने देखी थी। एक बात आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगर लैम्डा का वैल्यू जो है किसी केस में पॉजिटिव भी आ सकता है, किसी केस में नेगेटिव भी आ सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कभी क्या होगा कि लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव आता है। फर्स्ट केस अगर मैं मान के चलूँ, इफ़ लैम्डा इज पॉजिटिव, लैम्डा जो था हमारा क्या था, वो रेशियो में अज्यूम किया था हमने लैम्डा इज टू 1 कि कोई भी लाइन हो या कोई भी पॉइंट हो, अगर उस लाइन को लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो लैम्डा अगर पॉजिटिव था, तो लैम्डा पॉजिटिव था, देन इट विल बी इंटरनल डिवीजन। आप याद रखिए इस बात को, जब भी लैम्डा के वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगा, बहुत सी बार हमसे पूछा जाता है ये चीज़ कि जो लाइन है या जो पॉइंट है उस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा लैम्डा। और लैम्डा का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है देन इट विल बी इंटरनल डिवीजन। और सेकंड पॉइंट, इफ लैम्डा कम्स आउट टू बी पॉजिटिव देन इट इज एक्सटर्नल डिवीजन। ये बहुत ज़रूरी बात है, आप याद रखिए इस बात को कि जब भी हमारा लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो वो कैसा डिवीजन होगा, इट इज इंटरनल डिवीजन। इफ लैम्डा इज नेगेटिव देन इट इज एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये बात हमारी रेशियो की हो गई। अब हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि कोई लाइन उस लाइन को लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड करी थी, तो आपको क्या करना था, लैम्डा का वैल्यू निकालना था, मीन्स यू हैव टू फाइंड द रेशियो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। राइट डाउन द क्वेश्चन। Your question is, the line segment joining the points, the line segment joining the points -3, -4 and 1, -2 is divided by y-axis in the ratio। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है कि जो लाइन है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए। इसका भी कुछ नाम है, गुमनाम नहीं है ये पॉइंट, है ना।
इसको नाम दे देते हैं ए और बी, अच्छा नहीं लगेगा, पॉइंट लिख दिया। ए -3, -4 एंड बी पॉइंट हमारा 1, -2 डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस इन द रेशियो। वाई एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो हम सबसे पहले पॉइंट लिख लेते हैं ए, दैट इज -3, -4, दिस इज योर बी पॉइंट। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या, दिस इज 1, -2। ए और बी नाम दे दिया क्योंकि नाम नहीं दिए हुए थे इनको क्वेश्चन में, हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है इसको, मान लीजिए वाई एक्सिस कैसे भी डिवाइड कर सकती है, लाइन कैसी भी है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस आपकी, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। अब λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है, लाइन कैसी भी हो सकती है, मान लीजिए वाई एक्सिस आपकी परपेंडिकुलर, आपके दिमाग में आ रहा होगा वाई एक्सिस तो सर परपेंडिकुलर होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइन उसको हमने स्ट्रेट करके काट दिया तो वाई एक्सिस ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, λ/1 के रेशियो में डिवाइड करती है, तो इस पॉइंट को नाम देते हैं सी। अब मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, बाइसेक्शन फार्मूला, इट विल बिकम λ/1 दैट इज λ, 1 × -3 इज -3 डिवाइडेड बाय λ+1 कॉमा लैम्डा को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, -2 लैम्डा -4 डिवाइडेड बाय λ+1। अब क्योंकि ये सी पॉइंट जो है वो कौन सी एक्सिस पे है, सी पॉइंट जो है हमारा वो कौन सी एक्सिस पे है, सी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे, सॉरी सी पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे। अगर सी पॉइंट हमारा वाई एक्सिस पे तो जब मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ाना स्टार्ट किया था तो आपको एक बात बताई थी, शायद आपको याद नहीं रही हो, क्योंकि हम क्या करते हैं कि आज जो बात पढ़ाई जाती कल जो आज जो बात पढ़ाई जाएगी उसको कल पूछा जाएगा तो हम भूल जाते हैं, हमारी ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि वाई एक्सिस पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी सी पॉइंट जो है आपके कौन सी एक्सिस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है, और सी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे आ रहा है इसका मतलब ये होगा कि उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, मींस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, अरे होगा ना, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज इक्वल टू 0, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, λ-3 डिवाइड बाय λ+1, इसको किसके बराबर पुट कर दे 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जानते हैं कि 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब लैम्डा का वैल्यू 3 आ गया, हम रेशियो क्या अज्यूम करके चले थे, λ/1 अज्यूम करे थे, तो रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कैसा डिवीजन होगा, इंटरनल डिवीजन होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा, इट विल बी इंटरनल डिवीजन, ओके, नोट इट डाउन। हमने कल मिड पॉइंट फार्मूला की बात भी की थी कि अगर कोई भी पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और बी पॉइंट x2, y2, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा, x1 + x2/2, y1 + y2/2। मैं क्वेश्चन और लिखता हूँ जिससे हम लोग एक कंसेप्ट सीखेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है इफ पॉइंट्स P and Q trisects the line segment joining A पॉइंट हम कुछ भी ले लेते, लेट अस सपोज A पॉइंट अगर मैं लेना चाहूँ तो A पॉइंट को मैं ले लेता हूँ -2,5 एंड B पॉइंट को हम ले लेते हैं 3,1। फाइंड coordinates of P and Q। अब आधे बच्चे तो ये सोच रहे होंगे ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है। ट्राइसेक्ट मतलब सिंपल सा नाम है, जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ P एंड Q की बात कर रहे हैं तो P और Q क्या होंगे, P और Q क्या होंगे, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन होंगे। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब वो उस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है। आप देखिए यहाँ पे A पॉइंट आपको कितना दिया हुआ है, A पॉइंट इज व्हाट -2,5, ओके। और B पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं, B पॉइंट हमें कितना दिया हुआ है, B पॉइंट है 3,1। ये दोनों पॉइंट्स हमें पता है, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट्स पता है तो हमें क्या करना है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है। अभी यहाँ पे सवाल देखिए, इस सवाल को हम दूसरे तरीके से ही पूछ सकते हैं। इफ पॉइंट्स P एंड Q ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q। मतलब P और Q क्या कर रहे हैं, इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट कर रहे हैं मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब तीनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आपस में इक्वल। मतलब मैं P पॉइंट को अगर यहाँ पे ले लूँ तो Q पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे। एक बात तो समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है, अगर इस लाइन को ट्राइसेक्ट किया इसका मतलब तीनों क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स होंगे। कौन कौन से, AP, PQ और QB, इन तीनों पार्ट्स की लेंथ क्या होगी, सेम।
तो मैं सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए पी जो है वो पी क्यू के बराबर होगा और वो किसके बराबर होगा, क्यू बी के बराबर, मतलब तीनों लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल, तभी तो ट्राइसेक्ट करेगा। और पी और क्यू को क्या होता है, बहुत सी बार ये भी बोला जाता है कि दे आर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, उनको पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन भी बोला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से अगर हम देखें हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, अगर हमें पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, इसका मतलब रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। वो रेशियो 1:2 क्यों होगा, क्योंकि आप ए और बी के रेस्पेक्ट में पी पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। अगर ए और बी के भी रेस्पेक्ट में आप पी पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं तो रेशियो कितना होगा 1:2। सिमिलरली आप क्यू पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। ये पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन जब भी आप निकालेंगे तो ये कोऑर्डिनेट्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। दिस रेशियो विल बी 1:2 एंड दिस रेशियो विल बी 2:1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। व्हाट वाज द पी के कोऑर्डिनेट्स हम देखते हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1:3 प्लस 2 -2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 कॉमा 1 × 1 कितना हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट विल बी 2 × 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 1 + 2 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 3 - 4 दैट इज -1/3 कॉमा ये कितना हो जाएगा 1 + 5 × 10 10 + 1 इज 11 11/3। सिमिलरली आपको क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो जब आप क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका 2:1 हो जाएगा। तो रेशियो 2:1 हो जाएगा। इसका मतलब रेशियो 2:1 का होने का मतलब आपको ये हो जाएगा कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो 2 × 3 प्लस 1 × -2 1 × -2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 कॉमा इट विल बिकम व्हाट 2 × 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 × 1 प्लस 1 × 5 डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें कितने मिल जाएंगे, इट विल बी 3 × 2 = 6 6 - 2 is 4 4/3 comma it will become 2 × 1 2 2 + 5 is 7 7/3। तो हमने देखा कि किस तरह से हम पॉइंट्स ऑफ ट्रांसैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो पॉइंट्स ऑफ ट्रांसैक्शन जब भी आपको फाइंड करने हो तो पॉइंट्स ऑफ ट्रांसैक्शन क्या होंगे भाई, किसी लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पूरी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट होगा, 2 पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट होगा। 2 पॉइंट्स क्या होते हैं पी और क्यू, उनको नाम हमने दे दिया पॉइंट्स ऑफ ट्रांसैक्शन। पी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे 1:2 और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2:1। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्रांसैक्शन, नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक भी आप लोग पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कहाँ पढ़ा था जब आप छोटे थे, कितने छोटे थे, बहुत छोटे थे जब आप क्लास 10th में थे। तब क्लास 10 से आप क्लास 11 में आगे बहुत बड़े हो गए, क्योंकि क्लास 10 से क्लास 11 में बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो बहुत हाई लेवल के होते हैं। मतलब क्लास 10 और क्लास 11 में बहुत डिफरेंस है। तो अभी तक आप बहुत छोटे बच्चे थे जब आपने ये चीज़ पढ़ा था और शायद आपको याद भी नहीं होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। जिन बच्चों को याद है उनके लिए देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे बताया गया था। भैया ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं, ए है, ये बी है, ये सी है। ए के कोऑर्डिनेट्स बेटा बोलो क्या होंगे, x1 y1 होंगे, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2 y2 होंगे, और सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x3 y3 होंगे। तो टीचर ने आपको रटवाया होगा हाफ x1 y2 y3, इस तरह से आपको एक फार्मूला बहुत बड़ा सा बम डाल दिया था आपके ऊपर कि इतना बड़ा फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखना है आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंपल से क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो तो पता ही है आपको, है ना। बचपन में जब आप छोटे थे तब यही बात पढ़ते थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। या फिर हीरोन्स फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, सर हमें सारे डिस्टेंसेस दिए हुए, हीरोन्स फार्मूला से निकाल लेंगे √(s इंटू s माइनस s माइनस b s माइनस c), जहाँ पे s क्या होता था a + b + c/2, जिसको सेमी पेरीमीटर आप लोग बोला करते थे। ठीक है, तो वहां से नहीं निकालना। यहाँ पे आपको 3 वर्टेक्स पता है, 3 वर्टेक्स का यूज करके, ये वर्टेक्स होता है ना a x1 y1 b x2 y2 c क्या है x3 y3, ये तीनों वर्टेक्स पता है। तो तीनों वर्टेक्स पता है तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते वक्त एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताया था, दैट इज हाफ डिटरमिनेंट ऑफ क्या, x1 x2
x3 y1 y2 y3 1 1 1। एक्चुअली जो फॉर्मूला आपको बताया गया था ना, वो क्या बताया गया था, हाफ x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2, है ना, ब्रैकेट के अंदर, इस तरह से आपको बताया गया था। वो फॉर्मूला बेसिकली यहाँ से आया था। किस फॉर्मूले से आया था? इस फॉर्मूले से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस पूरे का क्या मॉड, इस पूरे का मॉड के बारे में आपको बता चुका हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी क्या नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एरिया कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं। कभी आपने सुना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल -10 है? नहीं, है ना। कभी आपने सुना है कि राम एंड श्याम आर गॉन ऑन अ जॉगिंग, वॉकिंग पे गए, कितना किलोमीटर? -10 किलोमीटर। तो ये सब चीज़ें हम माइनस में नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉडुलस बना दिया। हो सकता है कभी आपके पास नेगेटिव भी आ जाए, और जब नेगेटिव आ जाएगा तो आप उसको क्या बना देंगे? पॉजिटिव बना देंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड लगा दिया। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हाफ, सबसे पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिखते हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या है? ये रो है, ये सारी आपकी क्या है? रोज, दिस आर रोज। और ये इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। दिस आर रोज एंड दिस आर कॉलम्स। तो एक डिटर्मिनेंट होता है, क्लास 12 में आप पढ़ेंगे। फिर मैं आपको एक बार बेसिकल बता सकता हूँ कि इसको एक्सपेंड कैसे किया जाता है, इसको ओपन कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे। पहला एलिमेंट आपके पास क्या लिखा हुआ है? x1। x1 आपने देखा तो एक काम करिए, x1 वाली रो हटा दीजिए और x2 वाली, x1 वाली रो और x1 वाला कॉलम दोनों हटा दीजिए। x1 की रो और x1 का कॉलम दोनों आप हटा दीजिए। अब आपके पास क्या क्या बचा? y2 1 y3 1। तो y2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इट विल बी y2 माइनस y3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? y3। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे। आपने क्या किया? सबसे पहले एक एलिमेंट को चूज किया। वो एलिमेंट क्या था आपका? x1। x1 की रो को हटाना है, x1 के कॉलम को हटाना है, फिर y2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और y3 को 1 से दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। सेकंड वाले एलिमेंट की बात करें तो सेकंड वाले एलिमेंट में हमेशा क्या आएगा? y1। सेकंड वाले एलिमेंट में आपके पास क्या आएगा? y1। या तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। जो फॉर्मूला आपको टीचर ने बताया था उसी तरह से हम लोग फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। जो क्लास 10 में आपको रटवाया गया था उसी तरह से हम बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब ये ठीक रहेगा। डिटर्मिनेंट में आप रोज को कॉलम में बदल दो और कॉलम को रोज में बदल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? सेम आती है। तो वही मैंने कर दिया। ये क्या था? मेरा कॉलम था, इसको मैंने किस में बदल दिया? रो में। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वही फॉर्मूला मिल जाएगा जो आपको क्लास 10 में बताया गया था। तो देख लेते हैं, अभी हाल जो काम कर रहे थे वापस वही काम करेंगे। हाफ, सबसे पहला एलिमेंट चूज करेंगे कितना? x1। x1 चूज किया तो x1 वाली रो को हटा दीजिए, x1 वाले कॉलम को हटा दीजिए। क्या बचेगा? y2 इंटू 1 कितना होता है? y2 माइनस y3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? y3। ठीक है, सेकंड एलिमेंट कितना आपका? x2। याद रखिए सेकंड एलिमेंट में हमेशा नेगेटिव का साइन आता है। सेकंड एलिमेंट में हमेशा नेगेटिव का साइन आता है। देन x2 वाली रो को हटा दीजिए और x1 वाले कॉलम को हटा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? y1 इंटू 1 कितना होता है? y1 माइनस y3 इंटू 1 कितना होता है? y3। फिर थर्ड वाले में प्लस आएगा और थर्ड एलिमेंट कितना आपका? x3। तो x3 वाली रो को हटा दीजिए और x3 वाले कॉलम को हटा दीजिए, आपको क्या मिलेगा? y1 इंटू 1 इज y1 माइनस y2 इंटू 1 इज y2। और इस पूरे का क्या डिटर्मिनेंट लगा देता हूं मैं पहले से ही। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल चल रहा है अभी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो किसके बराबर हो जाएगा? हाफ। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर x1 इंटू y2 माइनस y3। आपको याद आ रहा होगा, इसमें से मैं नेगेटिव कॉमन निकाल लेता हूँ। नेगेटिव कॉमन निकालूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। प्लस x2 ब्रैकेट में आपको क्या मिल जाएगा? इट विल बी y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, पूरे का क्या? डिटर्मिनेंट। तो ये फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा। ये फॉर्मूला आपने कौन सी क्लास में पढ़ा था? क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का। वो क्या होता है? हाफ। टीचर ने आपको इस तरह से सिखाया होगा, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। सीक्वेंसिंग याद रखेंगे किस तरह से? 1 2 3 2 3 1 3 1 2। देख लीजिए, 1 2 3 फिर 2 3 1 3 1 2, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। वही वाली सीक्वेंसिंग है, आप देख सकते हैं। तो ये क्लास 10 में हमने याद किया था। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ से आया। यह आया एरिया ऑफ ट्राइंगल से, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कहाँ से निकाला? हाफ।
डिटर्मिनेंट ऑफ, और डिटर्मिनेंट को मैंने एक्सपेंड करना सिखा दिया आपको। डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा x1, उसके बाद x1 की रो को हटा देंगे, x1 को कॉलम को हटा देंगे, तो y2 इंटू 1 कितना हो जाएगा y2, और y3 इंटू 1 कितना हो जाएगा y3, तो y2 माइनस y3 माइनस सेकेंड एलिमेंट इज व्हाट x2 की रो हटाएंगे, x2 का कॉलम हटा देंगे, क्या बचेगा y1 इंटू 1 दैट इज y1, और y3 इंटू 1 इज y3। थर्ड एलिमेंट के लिए प्लस, याद रखिए फर्स्ट एलिमेंट के आगे प्लस, सेकंड एलिमेंट के आगे माइनस, और थर्ड एलिमेंट के लिए प्लस। तो डिटरमिनेंट को इस तरह से एक्सपेंड किया जाता है। डिटेल में हम इस चैप्टर को क्लास 12th में पढ़ते हैं, पर हालांकि आप इतना सा तो एक्सपेंशन याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। फिर वहां पे आपको एक बात और बताई गई थी, क्या बताया गया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को अगर आप 0 पुट कर दोगे तो पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। यहीं पे मैं एक बात डिस्कस कर देता हूं, मैं कोलिनियर के बारे में आपको छोटी सी बात बता देता हूं कि पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं। चलो यहां पे लिख लेते हैं इसको। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो आपको ये बताया था कि डिस्टेंसेस सेम होते हैं। सबसे पहला तरीका तो क्या बताया गया था आपको, सबसे पहला तरीका तो ये बताया गया वो था कि ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पता है किसी को, व्हाट इज कोलिनियर? कोलिनियर का मतलब ये है कि जब पॉइंट्स क्या हो, सेम लाइन पे हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ABC जो है तीनों सेम लाइन पे है, तो सेम लाइन पे है तो आपको क्या प्रूफ करना है, कोलिनियर है। तो आप लोग क्या करते थे, एक तरीका तो आपको ये बताया गया था कि AB प्लस BC का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आता है, AC के बराबर। बताया गया था, नहीं बताया गया था? बिल्कुल बताया गया होगा क्लास 10 में। नहीं बताया तो भी आप याद रखिए कि ABC जो है, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब AB प्लस BC जो है वो किसके बराबर आता है, AC के बराबर आता है। सबसे पहली कंडीशन तो ये। अब AB क्या होगा, AB दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा। वो कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि A के कोऑर्डिनेट आपको पता होंगे, B के कोऑर्डिनेट पता होंगे, C के कोऑर्डिनेट पता होंगे, तो AB निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, BC भी निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, और AC भी निकल जाएगा। अगर इन दोनों का सम पूरी साइड के सम के बराबर आता है तो आपका क्या है, तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है। If AB plus BC is equal to AC, then A, B, C are कोलिनियर। अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ इसलिए बताई है क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी आप पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी आप पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए एक ट्राइंगल है, तो ये आपका ट्राइंगल का बेस है, ये ट्राइंगल का आपका बेस है। ट्राइंगल पे 2 पॉइंट्स मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ये आपका B पॉइंट है, आपका C पॉइंट है, दिख रहा है सबको, है ना? ये पॉइंट है ये B और ये पॉइंट है C। मेरा A पॉइंट यहाँ पर है, इस A पॉइंट से मैंने C पॉइंट को भी ज्वाइन किया और A पॉइंट से मैंने B पॉइंट को भी ज्वाइन किया, तो AB आपस में ज्वाइन हो गया, AC आपस में ज्वाइन हो गया। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोलिनियरिटी की कंडीशन चाहिए ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करते हुए। तो मुझे पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो क्या होगा, ये पूरा पोर्शन A से लेके B, B से लेके C, C से लेके A, इस पूरे का जो एरिया होगा वही मेरा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा था, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल था। अब मैंने क्या किया, मुझे प्रूफ करना था कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए। तो आपका A पॉइंट यहाँ पे था, ये आपका B पॉइंट है, ये पॉइंट है C आपका। इस A पॉइंट को मैं धीरे धीरे नीचे लाता गया और इस A पॉइंट को पकड़ के मैं किस लाइन पे लिया है, BC लाइन पे लिया है। इस A पॉइंट को कहीं भी मैंने पटक दिया, ऐसे उठाया और BC लाइन पे पटक दिया, तो BC लाइन पे A पॉइंट आ गया मेरा। और BC लाइन पे अगर A पॉइंट आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या हो गया, 0 हो गया ना, 0, क्योंकि A पॉइंट तो आपका कहाँ था, ऊपर। A से आपने C को ज्वाइन कर रखा था, A से आपने B को ज्वाइन कर रखा था, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपका ट्राइंगल बन रहा था। और BC तो वैसे ही कोलिनियर थे, क्योंकि वो बेस क्या था, BC, बेस बोलो या जो भी बोलो, BC क्या था, एक लाइन थी, उस पर दोनों पॉइंट्स आ रहे थे B और C, उसी से आपने A को ज्वाइन किया था। तो A पॉइंट को अगर आप BC पे लेके आ जाएंगे, इसका मतलब ABC, तीनों पॉइंट्स आपस में क्या हो गए, एक ही लाइन पे आ गए। और तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे आ गए, इसका मतलब ABC क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। ऐसा कब हुआ, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, 0। ट्राइंगल का एरिया क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इस बात को कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। सेकंड कंडीशन क्या गई, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 देन A, B, C आर कोलिनियर। तो कहने का मतलब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल था हमारा, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल था। आप याद रखें इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम 0 पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारा,
हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या पुट कर देते हैं हम लोग? 0। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने 0 पुट कर दिया, इसका मतलब 2 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया। तो कहने का मतलब x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये चीज़ किसके बराबर होनी चाहिए? 0 के बराबर होनी चाहिए। तो आपके तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। कौन कौन से पॉइंट? ए पॉइंट जो कि आपको x1, y1 दिया हुआ है, बी पॉइंट जो कि आपको x2, y2 दिया रहेगा, और सी पॉइंट जो है वो आपका x3, y3 होगा। अगर आप चाहते हैं ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर है, इसका मतलब ये चीज़ किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। नोट कीजिए।